बदले का पागलपन। ऐसी बेहतरीन मूवी आपने नहीं देखी होगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज कित में। आज हम साउथ इंडिया की मूवी यूथम से की कहानी लाए हैं, जो कि समाज में ताकतवर लोगों की लापरवाही के कारण समाज को क्या परेशानी होती है, इस गंभीर पहलू को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक ऑटो बारिश में सुबह से एक जगह पर खड़ा होता है। इस ऑटो को पास की बिल्डिंग में रह रही एक लड़की भी देखती है। रात होने पर हम देखते हैं कि इस ऑटो को एक आदमी ठीक कर रहा है कि तभी वहां एक लड़की आती है, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया गया है। वो उस ऑटो में लेटी एक लड़की को देखकर उस ऑटो में बैठे आदमी से उसके बारे में पूछती है। ऑटो में बैठा आदमी लड़की को बहाने से टाल देता है। लड़की को कुछ शक होता है, इसलिए वो पुलिस को फोन करने लगती है कि तभी ऑटो में बैठा आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है। कुछ समय बाद यहां पुलिस आती है और सीन यहां कट हो जाता है। अगले दिन पार्क में एक औरत को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो डर जाती है। कुछ ही देर में यहां पुलिस आती है, जो कि बॉक्स की जांच करती है। इसके बाद सीन सीआईडी के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहां हम कृष्णा को देखते हैं। कृष्णा एक ईमानदार और तेज सीआईडी अफसर है। वो अपने सीनियर अफसर चंद्रमौली के पास आता है छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर। चंद्रमौली कृष्णा को नए केस की फाइल देते हैं और वादा करते हैं कि वो उसकी हर संभव मदद करेंगे। कृष्णा की मदद के लिए 2 जूनियर ऑफिसर्स दिए जाते हैं, मगर कृष्णा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो इन दोनों ऑफिसर्स की प्रोफाइल को कचरे में फेंक देता है और केस की जांच के लिए पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शवगृह में कृष्णा को एक लड़की की लाश दिखती है, जिसे देख कृष्णा थोड़ा ठहर जाता है। कृष्णा उसे देख अपनी बहन की यादों में खो जाता है। इसके बाद डॉक्टर कृष्णा को एक कटे हुए हाथ को दिखाते हुए बताता है कि ये एक आदमी का हाथ है, जिसकी उम्र 26 से 30 के बीच हो सकती है। लेडी अफसर जब डॉक्टर से लड़की की लाश की रिपोर्ट के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर कहता है कि उसने माँ बाप की रिक्वेस्ट पर रिपोर्ट से लड़की से शांत हुए रेप को छुपा दिया है। लेडी अफसर जब इसका कारण पूछती है, तो डॉक्टर कहता है कि उसकी लड़की की उम्र इस लड़की के बराबर ही थी। डॉक्टर की जांच के बाद कुछ लोगों को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है लाश को पहचानने के लिए। एक औरत उस कटे हुए हाथ को देखकर पहचान जाती है और बताती है कि ये उसके पति मनोहर का हाथ है, जो कि 3 दिन पहले गायब हो गए थे। मनोहर ऑटो चलाता है, मगर 3 दिन से उसका ऑटो और मनोहर दोनों ही गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को ऑटो मिल जाता है। कृष्णा की टीम ऑटो की जांच करती है, जो कि हमें फिल्म की शुरुआत में हमें दिखा था। खोजबीन करने पर कृष्णा को वो टूल मिलता है जिससे एक आदमी ऑटो को रिपेयर कर रहा था। इसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन को देखते, जहां एक सीनियर अफसर राउंड के लिए निकलता है और ठीक उसके बाद एक पुलिस वाला भी यहां से निकलता है। ये अफसर कृष्णा का दोस्त है, जो कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, जिसे कृष्णा ने मंगवाया है छानबीन करने के लिए। कृष्णा अपने घर पर सभी सबूतों को इकट्ठा करके बारीकी से उनकी जांच करता है। कृष्णा ने जो डॉक्यूमेंट अपने दोस्त से लिए थे, दरअसल में वो शहर में लंबे समय से हो रहे कत्लों की फाइल थी, जिनमें अभी तक कोई खास कामयाबी पुलिस को नहीं मिली थी। सबूत को देखने के बाद कृष्णा एक लड़की के घर जाता है, जिसने बारिश में खड़ी ऑटो को देखा था। लड़की कृष्णा को कुछ भी बताने से मना कर देती है। हमें अब ये पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस लड़की पर हमला हुआ था, वो कृष्णा की बहन थी। अपनी बहन की खोज करने के लिए ही कृष्णा इस लड़की से मिलने के लिए आया है, ताकि कुछ नई जानकारी मिल सके। मगर लड़की पुलिस की बार-बार की पूछताछ से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो कृष्णा को कुछ भी बताने से मना कर देती है। अगले दिन कृष्णा अपनी टीम के सांत सुरेंदर नाम के व्यक्ति से मिलने जाता है। कुछ दिन पहले सुरेंदर और मूर्ति के बीच में लड़ाई हुई थी। इसी का कारण जानने के लिए कृष्णा की टीम सुरेंदर से पूछताछ करती है, मगर सुरेंदर टीम के सवालों का ठीक से जवाब नहीं देता है, इसलिए कृष्णा उसे पुलिस के स्टाइल में पूछता है। इसके बाद सुरेंदर बताता है कि मूर्ति ने
सुरेंदर के पैसे लिए थे। सुरेंदर जब अपने पैसे वापस मांगता है तो मूर्ति उसे राज माफिया से पिटवाने और जान से मारने की धमकी देता है। कृष्णा मूर्ति के घर जाता है छानबीन करने लिए, जहां उसे मूर्ति की मां मिलती है। कृष्णा देखता है कि मूर्ति के घर पर नया टीवी है, तो वो इसके बारे में उसकी मां से पूछता है, मगर मां को ज्यादा कुछ नहीं पता। इसलिए कृष्णा अभी मूर्ति का नंबर लेता है और उसे मिलाने की कोशिश करता है। फोन बजता है, मगर उसे कोई उठाता नहीं है। वापस घर को जाते हुए कृष्णा अपनी टीम को कहता है कि उन्हें मूर्ति के घर की बारीकी छानबीन करनी होगी कि उसके घर में क्या-क्या नया सामान है। इसके बाद हम बंद पड़ी फैक्ट्री को देखते हैं, जहां एक जवान आदमी को बंदी बनाया हुआ है। बंदी बनाने वाला इस आदमी का हाथ काट देता है। अगले दिन एक सबवे के नीचे सफाई करने वाली औरत को एक डब्बे में कटा हुआ हाथ मिलता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। सूचना मिलने पर यहां पुलिस और कई सीनियर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, मगर ये खबर जल्द ही मीडिया को भी पता चल जाती है, इसलिए वो यहां पहुंच जाती है। कृष्णा की टीम मूर्ति की मां को यहां लेकर आती है ताकि वो उस हाथ की पहचान कर सके। मूर्ति की मां अपने बेटे के हाथ को देखकर पहचान जाती है कि ये मूर्ति का हाथ है। मीडिया पुलिस वालों से पूछती है कि जिनके हाथ कटे हैं, क्या वो लोग जिंदा होंगे? तो पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जिंदा ही ढूंढ लें। पुलिस कमिश्नर को टिप मिलती है कि रघुराज माफिया से बचने के लिए होटल में छुपा हुआ है। ये खबर कमिश्नर कृष्णा के सीनियर अफसर को दे देता है। कृष्णा रघु को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ वहां जाता है। होटल के बाहर अपनी टीम को तैनात करके कृष्णा होटल के अंदर अकेला जाता है। होटल के कमरे में पहुंचने पर कृष्णा देखता है रघु का खून हो गया है, इसलिए वो बाहर भागता हुआ आता है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसे उसने सीढ़ी से उतरते हुए देखा था। कृष्णा खूनी को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और खूनी कृष्णा की पकड़ से दूर भाग जाता है। पुलिस की टीम होटल के मैनेजर से पूछताछ करती है, तो मैनेजर बताता है कि रघु के साथ एक और आदमी रहता था, जिसका नाम जॉन वीटो था, लेकिन वो काफी समय से नजर नहीं आ रहा है। पुलिस की टीम का एक सदस्य बताता है कि जॉन का नाम उन आदमियों की लिस्ट में शामिल है जो कि गुमशुदा हैं। कृष्णा अपनी टीम के साथ वीटो के परिवार वालों से मिलता है, तो वीटो का बड़ा भाई बताता है कि वीटो को हमने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो काफी आवारा था और वो हमसे भी झूठ बोलने लग गया था। वीटो कृष्णा को ये बताता है कि वीटो के कारण डॉक्टर पुरुषोत्तम के परिवार ने सुसाइड कर लिया था। कृष्णा अपने ऑफिस में सीनियर अफसर चंद्रमौली के साथ पुरुषोत्तम की न्यूज को देख रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी बीच में यहाँ पुलिस कमिश्नर आ जाते हैं और वो केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। कृष्णा कमिश्नर को बताता है कि कटे हुए हाथ के नाखूनों से कुछ बाल और खाल के निशान मिले हैं। इसके साथ ही इन सभी के हाथों की कलाई पर बांधने के निशान हैं। इन सभी के कटे हुए हाथों को एक ही तरह के पैकेट में रखा गया था। इसका मतलब इन सभी को प्लान तरीके से किडनैप करके सजा दी जा रही है, लेकिन रघु का कत्ल जल्दीबाजी में किया गया है, इसलिए इसके पीछे किसी और का हाथ है। कमिश्नर कृष्णा से उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है। कृष्णा बताता है कि उनकी अगली कड़ी वीटो से जुड़ी है, क्योंकि वीटो ने डॉक्टर पुरुषोत्तम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। लेकिन जांच में पता चलता है कि वीटो का बड़ा भाई अस्पताल को मेडिकल एक्सेसरीज सप्लाई करता था और उसका कहना है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम एक ईमानदार और नेक इंसान थे। रिश्वत लेने का सवाल ही नहीं उठता। इस बात से नाराज होकर वीटो के भाई ने उसे घर से निकाल दिया था। अब कृष्णा कहता है कि हमें पुरुषोत्तम का केस दोबारा खोलना होगा, जिसकी अनुमति कमिश्नर तुरंत दे देता है। कमिश्नर की इजाजत मिलते ही एक सीनियर अफसर के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। ये वही अफसर है जो कृष्णा के दोस्त का सीनियर है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद कृष्णा की टीम एक न्यूज एजेंसी के पास जाती है, जो उन्हें बताती है कि सिर्फ डॉक्टर पुरुषोत्तम ही नहीं,
उनकी पत्नी पर भी आरोप लगाए गए थे। पूछताछ करने पर न्यूज एजेंसी बताती है कि उनकी पत्नी पर कॉलेज के एक चपरासी ने गलत हरकत का आरोप का झूठा आरोप लगाया था। हालांकि एजेंसी ने यह खबर प्रकाशित नहीं की थी क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। कृष्णा की टीम फिर कॉलेज और चपरासी के घर जाकर गहराई से जांच करती है। ऑफिस लौटने पर टीम कृष्णा को रिपोर्ट देती है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की पत्नी पर लगाया गया आरोप पूरी तरह झूठा था, ताकि उन्हें कॉलेज से निकाला जा सके। कॉलेज के कई स्टूडेंट्स और स्टाफ उनके समर्थन में हैं। वहीं चपरासी के खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑटो ड्राइवर एक कार में बैठे एक कपल का पीछा कर रहा है। कार में लड़की की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो रास्ते में उतर जाती है ताकि वो अपने घर जा सके। लड़की जैसे ही नीचे उतरती है तो इस कपल का पीछा करने वाला ऑटो लड़की को अपने ऑटो में बिठा देता है, मगर ऑटो वाले को पता नहीं था कि एक गाड़ी भी उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर बाद जब ऑटो वाले को इसका पता चलता है तो वो उतरकर कार को चेक करने लगता है, मगर तभी उसे कोई पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। कृष्णा की टीम मेंबर पुराने केस और पुरुषोत्तम के केस में से सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की एक बेटी थी जो कि ठीक उसी दिन गायब हुई थी जिस दिन इंस्पेक्टर कृष्णा की बहन गायब हुई थी। कृष्णा अपनी टीम के साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर जाता है जांच करने के लिए, लेकिन यहां उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। कृष्णा अपनी टीम के साथ अगले दिन एक थाने में जाते हैं जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। हालांकि फिल्म में ये जानकारी अभी टुकड़ों में दिखाई गई है, लेकिन अंत में हम आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। कृष्णा थाने के इंचार्ज से पुरुषोत्तम के केस को जल्दी बंद करने का कारण पूछता है और ये भी पता करने की कोशिश करता है कि उन्हें ऐसे क्या सबूत मिले थे जिसके कारण उन्होंने डॉक्टर पुरुषोत्तम को इतनी जल्दी गुनहगार साबित कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर कृष्णा को ठीक से जवाब नहीं देता है। कृष्णा इंस्पेक्टर को एक आदमी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं? तो इंस्पेक्टर कहता है, हाँ, इनका नाम तरुण पांडे है। कृष्णा पूछता है कि शुरू में सबूत इनके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये अंत में कैसे बच गया? इंस्पेक्टर कहता है कि तरुण पांडे के ऊपर इल्जाम था कि वो अपने शोरूम में लेडीज को चेंजिंग रूम के पीछे बने उसके पर्सनल बाथरूम से छुप छुप के देखता था। जब एक दिन पब्लिक ने तरुण पांडे को ये हरकत करते हुए पकड़ लिया तो उसे पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन लाई। तरुण पांडे जिस लड़की को चुपकर देख रहा था वो डॉक्टर पुरुषोत्तम की बेटी थी, मगर ये परिवार इतना डरा हुआ था कि पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत और पुलिस की बदनामी का डर था। तरुण पांडे के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, लेकिन कोर्ट में ये साबित हो गया कि तरुण पांडे बेकसूर था। कोर्ट में ये साबित हो गया कि तरुण पांडे का मैनेजर ये सब कुछ कर रहा था, इसलिए उसे सजा हो गई। कृष्णा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गया? तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये सवाल आपको कोर्ट से करना चाहिए। ये कहकर इंस्पेक्टर बहाने से वहां से चला जाता है। कृष्णा इसके बाद तरुण पांडे के शोरूम जाता है वहां पूछताछ करने के लिए। तरुण पांडे, जो कि उम्रदराज आदमी है, उसने कोर्ट में दलील दी कि उसकी नज़र कमजोर है, इसलिए वो चश्मा पहनता है, मगर उसने उस दिन चश्मा नहीं पहना था। कृष्णा तरुण पांडे से उसके मैनेजर के बारे में पूछता है तो पांडे कहता है कि उसका मैनेजर 8 साल से उसके यहाँ काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा करेगा उसे नहीं पता था। हालांकि कृष्णा को पता है कि ये सब कुछ तरुण ने ही किया है, लेकिन अभी सबूत न होने के कारण वो चुप रहता है। कृष्णा अपनी टीम के साथ डॉक्टर जुदास के पास जाता है क्योंकि उन्होंने ही डॉक्टर पुरुषोत्तम और उनके परिवार का पोस्टमार्टम किया था। कृष्णा डॉक्टर से पूछता है, आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? डॉक्टर जुदास बताते हैं, जब शवों की जांच की गई
तो पता चला कि उनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और उनकी उम्र पुरुषोत्तम के परिवार से मिलती-जुलती थी। लेकिन जब हमने फोटोज के आधार पर सिर के ढांचे का मिलान किया, तो पाया कि वे मिली हुई लाशों से मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए अंत में हमने पहचान पक्की करने के लिए युवा बेटे के पैर पर बने घाव को देखा। उसी जगह पर पुरुषोत्तम के बेटे के पैर पर भी ऐसा ही घाव था। इसी निशान के आधार पर हमने पुष्टि की कि ये पुरुषोत्तम के बेटे की ही लाश थी। इसके बाद कृष्णा एक डांस टीचर से मिलता है, जो डॉक्टर पुरुषोत्तम की बेटी सुजा को डांस सिखाती थी। टीचर बताती है, मुझे एक दिन फोन आया था कि सुजा का एक्सीडेंट हो गया है। फोन उसी के छोटे भाई के नंबर से आया था। सुजा की मां ने कहा कि उसके पिता अस्पताल में हैं, इसलिए आप सुजा को घर पहुंचा दीजिए। टीचर आगे बताती है कि वो सुजा को लेने गई, उसे एक ऑटो में बैठाया और घर भेज दिया। शुरू में ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब एक मैकेनिक ने उसे ठीक किया तो ऑटो चल पड़ा। महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर टीचर बताती है कि ऑटो में 2 आदमी थे। एक ड्राइवर की सीट पर बैठा था और दूसरा ऑटो को ठीक कर रहा था। कृष्णा दोबारा से उस लड़की के पास जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लड़की बताती है कि एक आदमी ऑटो को ठीक कर रहा था और एक ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। ये बात सुनकर कृष्णा का शक अब यकीन में बदल जाता है कि जब सुजा को किडनैप करके वो गुंडे ऑटो से लेकर जा रहे थे, तो वो ऑटो फिर से खराब हो गया होगा और रास्ते में कृष्णा की बहन को भी इन्हीं लोगों ने किडनैप किया है, क्योंकि चारू का ऑफिस भी सुजा की डांस क्लास के पास में है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को एक सुनसान सी खंडहर में देखते हैं। यहाँ पर तरुण पांडे, सीनियर पुलिस अफसर त्रिसंग और कुछ गुंडों के साथ कृष्णा के साथ हुई मीटिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे मुझे पर शक हो गया है। कृष्णा एक स्ट्रिक्ट अफसर है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है। इस बात पर त्रिसंग कहता है कि अभी हमें अपना काम बंद करना होगा जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि हाल ही में जितने भी आदमी गायब हुए हैं, यानी पुलिस को जिन भी लोगों के पार्ट्स मिल रहे हैं, वो इन्हीं के ग्रुप के मेंबर थे। त्रिसंग समझ गया था कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा है, इसलिए उन्हें कुछ दिन शांत बैठना होगा। कृष्णा अपने घर पर फिर से अपनी तन्हाई में सबूतों को देखकर बाहर निकल जाता है। कृष्णा के बाहर निकलने पर उसे ये एहसास हो जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, जो कि शरीफ के इशारे पर हो रहा था। शरीफ के गुंडे बाइक से कृष्णा का पीछा कर रहे थे। इस बीच में हम पहली बार एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि मास्क पहने हुए था और वो कृष्णा का पीछा करने वाले शरीफ को अगवा कर लेता है। दूसरी ओर कृष्णा बड़ी ही बहादुरी से सभी गुंडों को मार देता है। सभी गुंडों से पूछताछ के बाद पता चल जाता है कि उन्हें शरीफ ने भेजा था, मगर शरीफ घर पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके घरवालों ने उसे पहले ही उसके गलत कामों के कारण घर से निकल दिया था। शरीफ को किडनैप करने के बाद नकाब वाला शख्स शरीफ को टार्चर करता है, इसलिए शरीफ डर के कारण उन्हें कुछ नाम बता देता है। ये अनजान शख्स कौन है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। शरीफ घर से गायब है। इस बात से त्रिसंग और बाकी के साथी भी परेशान हो जाते हैं। किडनैपर शरीफ को मारकर बाकियों की ही तरह टुकड़े करके पब्लिक पैलेस और पुलिस के सामने फेंक देते हैं, ताकि पुलिस को लाश आसानी से मिल सके। लाश मिलने पर मीडिया पुलिस कमिश्नर पर दबाव बनाती है, इसलिए पुलिस कमिश्नर कृष्णा से पूछते हैं कि इस बार तुम्हारे पास कोई जवाब है? तो कृष्णा कहता है कि लाश को मारकर उसकी पलकें निकल दी गई हैं, यानी कि वो इस पुलिस स्टेशन से नाराज है और वो किसी पर अपनी नजर बनाए हुए है। यहां कृष्णा का इशारा इस थाने के इंचार्ज से था, जो कि कृष्णा को इंक्वायरी में सपोर्ट नहीं कर रहा था। कृष्णा अपने सीनियर से थाने के इंचार्ज और त्रिसंग का फोन रिकॉर्ड चेक करने की परमिशन मांगता है, मगर सीनियर कृष्णा को मना कर देते हैं।
क्योंकि इस केस में पुलिस भी मिली हुई है, तो मीडिया और जनता में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। कृष्णा सीनियर से कहता है कि सारी लाशें इसी थाने के अंदर मिली हैं और डॉक्टर पुरुषोत्तम के केस की जांच भी इसी थाने में हुई थी, इसलिए हो न हो थाने का इंचार्ज इसमें मिला हुआ है। कृष्णा केस की गंभीरता और खतरे को ध्यान में रखते हुए सीनियर से गन की मांग करता है, जिसके लिए सीनियर मान जाता है। फिल्म में अब एक सरप्राइज देखने को मिलता है कि त्रिसंग ने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है और ये कोई और नहीं, कृष्णा की बहन होती है। त्रिसंग कृष्णा की बहन से कहता है कि लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेचना ही उसका काम है। उसने उसे इसलिए अभी तक नहीं मारा है क्योंकि एक दिन वो उसके काम जरूर आएगी। थाने का इंचार्ज रात को अपने घर वापस लौटता है तो उसे उसके घर के सामने कोई बैठा हुआ दिखता है। ये कौन है? जानने के लिए इंचार्ज उसके पास जाता है तो वो लड़का उसके चेहरे पर एक स्प्रे डालकर इंचार्ज को बेहोश कर देता है और गाड़ी में बैठा देता है। लेकिन किडनैपर्स का इंतजार यहां कृष्णा भी कर रहा था और वो किडनैपर का पीछा करना चालू कर देता है। एक टेंस चेस के सीन के बाद किडनैपर्स कृष्णा की गाड़ी पर हमला करके भाग जाते हैं। इस एक्सीडेंट के कारण कृष्णा की साथी घायल हो जाती है, इसलिए कृष्णा उनका पीछा नहीं करता और अपनी साथी को हॉस्पिटल लेकर चले जाता है। होश में आने पर लड़की कृष्णा को बताती है गाड़ी में 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत, और दोनों ही गंजे थे। इंचार्ज पर हमले की खबर त्रिसंग को मिल जाती है, इसलिए वो डॉक्टर पुरुषोत्तम के बैच के डॉक्टर से पूछता है कि क्या उनके साथ उनका कोई दोस्त भी वहां पढ़ता था। तो त्रिसंग को एक नाम पता चलता है, लेकिन वो दोस्त एक सर्जन नहीं था। त्रिसंग हॉस्पिटल में जाता है और कुछ देर बाद यहाँ कृष्णा भी आता है एक लाश की जांच करने के लिए। दरअसल में ये हॉस्पिटल डॉक्टर जुदास का मुर्दा घर है। यहाँ त्रिसंग और कृष्णा दोनों डॉक्टर पुरुषोत्तम के बेटे की लाश देखने के लिए आते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी की लाश पुलिस को मिली थी, मगर अब वो मुर्दा घर में नहीं थी। त्रिसंग इंचार्ज को मिलकर बताता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर जुदास है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर जुदास कुछ बड़े रसूख वाले लोगों को उनकी प्राइवेट वीडियो के बहाने से एक वैन में बुलाकर किडनैपर के साथ मिलकर किडनैप कर लेता है। लेकिन रास्ते में उन्हें त्रिसंग मिलता है, जो कि डॉक्टर जुदास पर गोली से हमला कर देता है, जिससे जुदास बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डॉक्टर जुदास को बचाने के लिए निशांत, जो कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का बेटा है, वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है। डॉक्टर जुदास घायल हालत में कृष्णा को बताते हैं कि कैसे डॉक्टर पुरुषोत्तम का परिवार, जो एक शरीफ और नॉर्मल परिवार था, एकदम से भयानक सिचुएशन में फंस गया। सब शुरू हुआ पुलिस कंप्लेंट के बाद, जब उनके परिवार को टारगेट किया जाने लगा। पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम पर ब्राइब लेने और हॉस्पिटल के सामान को बेचने का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी नौकरी चली गई। फिर पुरुषोत्तम की वाइफ, जो एक टीचर थी, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने कॉलेज के पेयोन को सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की और इसके वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। शायद ये सब कुछ उनका परिवार सह लेता, लेकिन फिर उनकी बच्ची को किडनैप कर लिया गया। कुछ दिनों बाद जब बच्ची एक ऑटो वाला लेकर उनके घर आया तो उसकी हालत देखकर सब लोग शौक और डर से सहम गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बच्ची का रेप हुआ है। असल में त्रिसंग, तरुण पांडे और पुलिस के कुछ लोग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अमीर लोगों को देते थे ताकि वो उनका रेप कर सकें। इसी वजह से डॉक्टर जुदास ने उन बड़े लोगों को किडनैप किया था ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उनकी बच्ची का रेप हुआ है, इस खबर से ये परिवार पूरी तरह टूट गया था। बच्ची ने अगले ही दिन सुसाइड कर लिया, जिसके कारण अब पुरुषोत्तम का परिवार बदले की आग में जल उठा है और उन्होंने डॉक्टर जुदास की मदद से अपने मरने की झूठी अफवाह फैला दी। डॉक्टर जुदास ने मुर्दागर से कुछ लाशों को लाकर पुरुषोत्तम के परिवार की लाश बनाकर दिखा दिया। बदले में आकर ही इस परिवार ने एक एक करके अपने हर एक दुश्मन को मारना शुरू कर दिया। जब निशांत होश में आता है तो थाने में उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा को डांटता है कि जब जुडास अपना बयान दे रहे थे
तो वहां किसी गवाह का होना जरूरी था। तुमने ये बात क्यों ध्यान में नहीं रखी? त्रिसंग को पता चल जाता है कि निशांत पुलिस की हिरासत में है, इसलिए वो कृष्णा को फोन करता है और उसे उसकी बहन की आवाज सुनाता है, जिसके कारण कृष्णा भावुक हो जाता है। त्रिसंग कृष्णा से कहता है कि उसे निशांत और उसका परिवार चाहिए, तभी उसे उसकी बहन मिलेगी। मगर कृष्णा का सीनियर इस बात के लिए मना कर देता है और कृष्णा को समझाता है कि तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कृष्णा और उसकी टीम इस बात से निराश हो जाती है, क्योंकि कृष्णा की टीम अब कृष्णा के साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। इसलिए सभी मिलकर निशांत को कृष्णा के घर ले आते हैं। कृष्णा अब अपनी टीम के साथ निशांत के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो त्रिसंग को भी निशांत के परिवार की लोकेशन बता देता है। निशांत समझ जाता है कि त्रिसंग के गुंडे कृष्णा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने परिवार की लोकेशन कृष्णा को बता दी थी। कृष्णा भी निशांत के परिवार को बचाने के लिए खुद भी चोरी छुपे आता है। यहां हम देखते हैं कि त्रिसंग के आदमी कभी कृष्णा की टीम पर तो कभी निशांत पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। निशांत त्रिसंग के आदमियों के हाथ में लग जाता है, इसलिए वो उसे मोहरा बनाकर निशांत के माता पिता को सामने आने के लिए मजबूर कर देता है। डॉक्टर पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी एक एक करके सामने आते हैं और त्रिसंग के आदमियों को मारना चालू कर देते हैं। हालांकि इस हमले में उन पर भी कई बार गोली और चाकू से हमला होता है, मगर वो अपनी परवाह करे बगैर सभी को मारते जाते हैं। त्रिसंग कृष्णा की बहन का सहारा लेकर कृष्णा, पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी पर हमला करता है, लेकिन अंत में कृष्णा त्रिसंग को मार देता है। पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी बहुत अधिक घायल हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने मरने से पहले कृष्णा की बहन को बचा लिया। कृष्णा निशांत को नई जिंदगी देने के लिए उसे आजाद कर देता है, जिसके कारण वो और उसकी टीम निलंबित हो जाते हैं। लेकिन पकड़े गए अपराधियों को उनकी सजा मिल जाती है। फिल्म काफी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है, इसलिए आपको इसे जरूर देखना चाहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।